Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of importance of balance of payment. यानी हम जो भुगतान शेष होता है उस भुगतान शेष का जो है क्या महत्व होता है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि एक जो देश होता है, एक देश का जो है एक निश्चित समय के अंदर शेष विश्व के जो निवासी होते हैं उनके साथ में जो लेन देन होता है उसे हम जो है भुगतान शेष कहते हैं। तो भुगतान शेष जो होता है उसके अंदर एक देश की सरकार का जो लेन देन होता है दूसरे देश के नागरिकों के साथ में या सरकारों के साथ में, या जो नागरिक होते हैं एक देश के उनका जो लेन देन होता है दूसरे देश की सरकार या नागरिकों के साथ में, तो उसे जो है भुगतान शेष कहा जाता है। अब भुगतान शेष के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक तो जो होती है प्राप्तियां होती है और दूसरे जो होते हैं भुगतान होते हैं। तो एक देश को जिस आर्थिक लेन देन से मुद्रा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है या विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश के अंदर होता है तो उसको हम जब प्राप्ति के पार्ट में शामिल करते हैं। और जिस सौदे के कारण जो है एक देश को मुद्रा का भुगतान दूसरे देशों को करना पड़ता है, यानी जब एक देश से मुद्रा का प्रवाह बाहर की तरफ होता है तो उसे हम जो है भुगतान के हिस्से में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राप्ति और भुगतान का जो लेखा जोखा होता है उसका हिसाब किताब जो लिख करके रखा जाता है क्रमबद्ध तरीके से, उसे जो भुगतान शेष कहते हैं। ये जो भुगतान शेष है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार होता है संतुलित भुगतान शेष, दूसरा होता है प्रतिकूल भुगतान शेष और तीसरा होता है अनुकूल भुगतान शेष। तो संतुलित भुगतान शेष उस अवस्था के अंदर होता है जब एक देश की रिसीट जो होती है उसके पेमेंट के बराबर होती है, यानी जब प्राप्तियां और भुगतान एक दूसरे के बराबर होते हैं उस समय एक देश का जो भुगतान शेष होता है वो संतुलन में होता है। और जिस अवस्था के अंदर जो रिसीट होती है वो कम होती है और पेमेंट ज़्यादा होती है उस अवस्था के अंदर जो भुगतान शेष होता है वो प्रतिकूल भुगतान शेष होता है। और जब एक देश को रिसीट अधिक होती है और पेमेंट कम होती है तो उस अवस्था के अंदर एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसको फेवरेबल या जो सरप्लस का बैलेंस ऑफ पेमेंट या अनुकूल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो जो है एक देश के लिए जो है एक पैरामीटर का कार्य करता है। यानी पैरामीटर का मतलब बहुत सारे जो वेरिएबल्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी सिचुएशन है, उनका एक इंडिकेटर होता है, उनके बारे में जो एक संकेत देता है। तो इससे एक देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो एक देश की आर्थिक स्थिति का सूचक होता है। दूसरा, एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उससे एक देश के विदेशी व्यापार की सही स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है कि कितना तो उस देश ने आयात किया, कितना उस देश ने निर्यात किया, उस देश ने वस्तुओं का कितना आयात और निर्यात किया और उसने जो सेवाओं का कितना आयात और निर्यात किया, एक तरफा भुगतान जो उसको कितने प्राप्त हुए हैं, कितनी जो उसने दूसरों को मदद की है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो व्यापार से संबंधित चीज़ें होती है उनके बारे में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो और भी बहुत सारे महत्व है जिसको निम्न बिंदुओं से सिद्ध किया जा सकता है। तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो जो एडवांटेजेस है, बेनिफिट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति की जानकारी। एक देश का जो भुगतान शेष होता है वो रिसीट और जो पेमेंट होते हैं उसका हिसाब किताब होता है। तो रिसीट और पेमेंट यानी प्राप्तियों और भुगतान। प्राप्तियों का मतलब क्या है कि एक देश को जो है मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, उस देश में मुद्रा इंक्रीज हो रही है। और पेमेंट का मतलब है कि जो विदेशी मुद्रा है वो उस देश से कम हो रही है। ये जब अधिक होती है इसका मतलब होता है कि एक देश के अंदर निर्यात वाला जो पार्ट है वो अधिक होता है। और ये जब ज़्यादा विदेशी मुद्रा कम होती है तो उसका मतलब होता है एक देश के अंदर आयात वाला पार्ट जो वो अधिक है। तो जिस स्थिति के अंदर अगर एक देश के अंदर निर्यात कम होता है और आयात अधिक होता है या मुद्रा की प्राप्ति कम होती है, भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो जो स्थिति होती है वो एक देश के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है। और वो इस बात की ओर संकेत करता है कि एक देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। क्योंकि अगर एक देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता, प्रोडक्शन का लेवल अगर काफ़ी अच्छा होता, तो वो उस देश को जो है निर्यात अधिक मात्रा में जो वहाँ से होता, इसका मतलब उसको पूंजी की प्राप्ति होती। और उस देश को जो आयात कम करना पड़ता क्योंकि ज़्यादातर उसी देश के अंदर प्रोडक्शन जो अवेलेबल होता। तो ज़्यादातर यही माना जाता है अमूमन कि एक देश के अंदर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है तो उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है क्योंकि उसकी दूसरे देशों पर निर्भरता नहीं है। और अगर देश का
बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है या जो प्रतिकूल है, तो उस अवस्था के अंदर जो है एक देश के लिए जो आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं मानी जाती। नेक्स्ट होता है आर्थिक परिवर्तनों का ज्ञान। एक देश के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, जैसे मान लीजिए कि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं 1990, 2000 और 2020, इस अवस्था के अंदर एक देश के अंदर जो पेमेंट जो थी वो कम थी और रिसीट ज़्यादा थी। इसके बाद भी ये देखा गया कि इस देश के अंदर रिसीट जो है वो ज़्यादा होगी, पेमेंट कम है, और इस अवस्था के अंदर भी जो है रिसीट है, पेमेंट है वो ज़्यादा और रिसीट कम है। तो ये इस बात का संकेत है कि इस दौरान जो एक देश के अंदर स्थिति थी वो अच्छी थी, कि एक देश जो निर्यात अधिक वस्तुओं का कर रहा था और आयात जो वो कम वस्तुओं का कर रहा था। जब 2000 के अंदर इस देश की स्थिति में परिवर्तन हुआ कि इस देश ने जो है वो अधिक वस्तुओं का तो आयात किया और निर्यात जो कम वस्तुओं का कर पाया, यानी कुछ ऐसे कारण रहे जिससे इस देश के अंदर जो वो प्रोडक्शन कम होने की वजह से मान लीजिए, या किसी अन्य जो है फैक्टर्स की वजह से मान लीजिए एक्सपोर्ट जो वो कम हो गया। तो इसका मतलब हो सकता है इस देश के अंदर जो कीमतें बढ़ी हो, मुद्रास्फीति आ गई हुई इस अवस्था के दौरान। हो सकता है कि भी इस देश के अंदर जो है वो जो रिसीट ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पर जो कीमत स्तर कम हुआ हो। दोनों ही अवस्थाओं के अंदर जो है, सॉरी, हमने जो ये रिसीट को ज्यादा दिखाया, तो दोनों ही अवस्थाओं के अंदर जो एक देश के लिए स्थिति सही है। लेकिन इस अवस्था के अंदर हो सकता है कि 2020 की जब बात करते हैं तो 2020 के अंदर उस देश के अंदर जो वो रिसीट जो वो कम रहे पेमेंट के मुकाबले। तो इसका कारण ये रहा कि उस देश के अंदर हो सकता है कीमत स्तर बढ़ गया हो सकता है कि भी उस देश के अंदर जो वो आर्थिक परिस्थितियां जो वो फेवरेबल ना रही हो, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ हो तो वो निर्यात ना कर पाया हो। तो बहुत सारे ऐसे जो कारण होते हैं जिनके बारे में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख करके जानकारी मिलती है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें आयात और निर्यात के बारे में बताता है, और आयात और निर्यात जो होता है आर्थिक परिवर्तनों का सूचक होता है। नेक्स्ट है विदेशी निर्भरता का सूचक। अगर एक देश के अंदर रिसीट कम है और पेमेंट ज़्यादा, यानी भुगतान का ज़्यादा है और जो उसके अंदर जो प्राप्तियां हैं उसकी मात्रा कम है, तो इसका मतलब है कि एक देश को जो है दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता ज़्यादा है, क्योंकि उसे दूसरे देशों को भुगतान करना है। अब ये भुगतान करने के उसके पास में दो तरीके हैं, या तो वो देश ऋण ले, या वो देश जो है वो सोने का निर्यात करे। तो अगर एक देश ऋण लेता है तो ऋण लेने के दौरान जो है उसकी दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, क्योंकि वो देश जो है अब ऋण को उतारने के लिए जो है वो लगातार नए से नए ऋण लेने भी उसको पड़ सकते हैं, तो इससे उसकी निर्भरता लगातार बढ़ती चली जाती है। और दूसरा, इस देश के अंदर आयात अधिक हो रहा है। अब आयात अधिक होने का मतलब ये है कि इस देश को अपनी दैनिक जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो दूसरे देशों से मंगवानी पड़ रही है, तो वो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। तो इस प्रकार से जो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश का प्रतिकूल है, तो इस बात का संकेत है कि एक देश या तो दूसरे देशों के ऊपर ऋण ले रखा है उसने, इसलिए वो दूसरे देशों पर निर्भर है, या उसको दूसरे देशों से वस्तुओं और सेवाओं का अधिक आयात करना पड़ रहा है, इसलिए वो जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है एक देश की करेंसी की मजबूती का ज्ञान। अब देखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है जब प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होने का मतलब ये कि विदेशी मुद्रा की मांग हमारे देश में बढ़ गई है, तो जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो उसके कारण जो घरेलू करेंसी है उसका मूल्य है वो कम हो जाएगा। तो घरेलू करेंसी का मूल्य कम होने का मतलब ये कि घरेलू करेंसी जो मजबूत नहीं है। जिस देश का निर्यात अधिक होता है उस देश की करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है, और जब उस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी तो उस करेंसी का मूल्य बढ़ेगा और उस देश की करेंसी जो वो मजबूत मानी जाएगी। अगर एक देश का निर्यात अधिक हो रहा है, इसका मतलब उस देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनुकूल है, तो जिस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुकूल होता है उस देश की करेंसी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। और जिस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल होता है उस देश के अंदर जो वो निर्यात कम होता है बल्कि आयात ज्यादा होता है, और आयात अधिक होने का मतलब है कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो फॉरेन करेंसी का मूल्य बढ़ता है, और जो घरेलू देश होता है उसकी करेंसी का मूल्य वो कम हो जाता है। तो जिस देश के अंदर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उस देश की मुद्रा मजबूत होती है, और जिस देश के अंदर जो है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उस देश की जो मुद्रा का मूल्य वो गिरता है।
इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख करके हम जो है एक देश की जो मुद्रा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस देश की मुद्रा का मूल्य गिर रहा है या उस देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। नेक्स्ट है विदेशी भुगतान और प्राप्तियों का ज्ञान। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है भुगतान और प्राप्तियों का लेखा जोखा होता है। तो एक पर्टिकुलर समय के दौरान एक देश को जो है कितने की तो प्राप्तियां हुई और कितने का जो उसने भुगतान किया, चाहे वो करंट अकाउंट का हो चाहे वो जो है पूंजी अकाउंट का हो, दोनों के बारे में जो स्पष्ट जानकारी जो भुगतान से मिलती है। और इसके अलावा जो भुगतान शेष होता है वो अलग अलग मद की भी बताता है हमें कि वस्तुएं जो है उसकी उससे कितनी प्राप्तियां हुई, कितना उसके लिए भुगतान किया गया, जो सेवाएं है उससे कितनी प्राप्तियां हुई, कितना भुगतान किया गया, जो हस्तांतरण है उससे कितनी प्राप्तियां हुई, कितना भुगतान किया गया, जो ऋण है उसके रूप में कितनी प्राप्तियां हुई, कितना भुगतान किया गया, या जो सोना है उसका कितना आयात और निर्यात किया गया, या जो परिसंपत्ति है उनके बारे में उनमें जो है क्या परिवर्तन हुआ है। तो इन सब के बारे में जो पूरी डिटेल से जानकारी जो होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विभिन्न देशों के साथ में व्यापार का ज्ञान। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो प्रत्येक देश के साथ में आयात और निर्यात का हिसाब रखता है। जैसे यूएसए का जो है इंडिया के साथ में क्या है, तो उसमें वस्तुओं का कितना आयात किया गया, सेवाओं का कितना आयात और निर्यात किया गया, पूंजी जो अंतरण है उसके बारे में जो क्या सिनेरियो है उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है। तो इससे प्रत्येक देश के साथ में जो आयात और निर्यात होता है उसका लेखा जोखा हमें प्राप्त होता है। तो उससे हम किस देश के साथ में तो हमारा व्यापार बढ़ रहा है, किस देश के साथ में हमारा व्यापार कम हो रहा है, किस देश के साथ में तो हमारा निर्यात बढ़ रहा है, किस देश के साथ में हमारा आयात बढ़ रहा है, इसके बारे में जो पूरी जानकारी जो होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होती है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है एक तो कंसोलिडेटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जिसके अंदर पूरे साल का सभी देशों के साथ में जो प्राप्ति और भुगतान होता है उसका लेखा जोखा होता है। और दूसरा प्रत्येक देश के साथ में भी जो है प्राप्ति और भुगतान की क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अलग अलग से जो है तैयार किए जाते हैं, तो जिससे उनके बारे में भी स्थिति का जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के प्रतिकूल है, तो इसका मतलब हमने जब चीन के साथ में पूरा जो आयात और निर्यात है या जो पूंजी अंतरण है या जो हस्तांतरण प्राप्ति और भुगतान है उनका लेखा जोखा रखा, तभी तो हम उसके बारे में बता पाए। अमेरिका के साथ में भारत का व्यापार शेष जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल है अनुकूल, जो अमेरिका के साथ लेन देन का हिसाब रखेंगे तो ही हम उसको बता पाएंगे। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो प्रत्येक देश के साथ में एक देश का जो व्यापार होता है उसके बारे में स्पष्ट जानकारी देता है। विदेशी निवेश की का ज्ञान। देखिए अगर एक देश के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो अनुकूल होता है तो ज्यादा इस बात का जो है वो संभावना होती है कि उस देश के अंदर जो विदेशी निवेश अधिक हुआ होगा। क्योंकि जब विदेशी निवेश होता है तो उस अवस्था के अंदर एक देश के अंदर जो पूंजी की प्राप्ति होती है, तो जब पूंजी की प्राप्ति होगी तो उस अवस्था के अंदर उस देश के अंदर भुगतान शेष है वो अनुकूल होगा। और अगर एक देश से विदेशी निवेश बाहर की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब हो कि अगर ज्यादा निवेश उन्होंने बाहर के देशों में एक देश ने किया है तो उसकी वजह से एक देश का जो भुगतान शेष होता है वो प्रतिकूल हो सकता है। तो इस प्रकार से निवेश के बारे में भी जो है जानकारी बैलेंस ऑफ पेमेंट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार का ज्ञान। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो विदेशी व्यापार के बारे में भी जो है हमें पूरी जानकारी मिलती है कि किस देश के साथ में भारत का जो व्यापार शेष है, व्यापार शेष न केवल इस व्यापार शेष क्या होता है, वस्तुओं का निर्यात और आयात का डिफरेंस। तो प्रत्येक देश के साथ में हमें जो विदेशी व्यापार है या जो व्यापार शेष है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस किस देश के साथ में तो हमारी जो है विदेशी व्यापार है वो अनुकूल है और किस किस देश के साथ में हमारा जो विदेशी व्यापार है वो प्रतिकूल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नियोजन में सहायक। जब एक देश अपने देश के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाता है, राष्ट्रीय योजना बनाता है, तो उस अवस्था के अंदर एक देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि एक देश के अंदर रिसीट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो उस दौरान एक देश को जो है विदेशी व्यापार के मोर्चे पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उस दौरान वो केवल अपने देश के हित के लिए जो आंतरिक हित के लिए जो नीति आवश्यक है उस नीति को अपना सकता है।
कि अपने देश के अंदर जो ऐसी पॉलिसी अपनाए जिससे कि उस देश के अंदर जो है व्यापारियों के लाभ बढ़े, यानी वो थोड़ी कीमत बढ़ाने वाली नीति भी अपना सकता है, क्योंकि अगर उस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल होता तो कीमत बढ़ने से और ज़्यादा प्रतिकूल हो जाता, लेकिन अब उसको कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे में वो जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, उनके प्रॉफिट बढ़ाने के लिए थोड़ी कीमत बढ़ाने वाली नीति अपना सकता है। जब कीमत बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ने से ज़्यादा लोगों को जो रोजगार मिलेगा, तो रोजगार भी उस देश में बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय नियोजन से संबंधित जो भी नीतियां होती है, तो उसके निर्माण के अंदर जो है एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो काफी मदद करता है। अगर एक देश के अंदर रिसीट कम है, पेमेंट ज्यादा, इसका मतलब एक देश जो वो आयात अधिक कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है, तो उस देश के अंदर जो राष्ट्रीय नीति अपनाई जाएगी, वो ऐसी नीति अपनाई जाएगी जिससे कि उस देश के अंदर इंपोर्ट कम हो और उस देश का एक्सपोर्ट बढ़े। तो एक देश के अंदर जो भी नेशनल पॉलिसी जो प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो एक देश को जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है फेवरेबल या बैलेंस में रखने का होता है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसी को ध्यान में रख करके जो है एक देश के अंदर राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाता है। हालांकि बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स के अंदर एक फैक्टर जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति निर्धारण के मार्गदर्शक के रूप में भी ये कार्य करता है। अब मान लीजिए एक देश के अंदर जो वो पेमेंट है वो अधिक है और रिसीट कम है, यानी एक देश के अंदर प्राप्तियां तो कम है और भुगतान ज्यादा है। तो उस अवस्था के अंदर एक देश जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है, तो उस देश के अंदर एक जो देश है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा तो उस देश के अंदर जो विदेशों से पूंजी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्याज अधिक मिल रहा है। तो ऐसे में जब विदेशों से पूंजी आएगी तो उसकी वजह से उस देश के अंदर जो वो रिसीट अधिक होगी, प्राप्तियां ज्यादा होंगी, और उसकी वजह से जो वो एक देश के अंदर प्राप्तियां अधिक होने की वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनुकूल हो जाता है या उसमें सुधार होता है। दूसरा, जब एक देश के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि कम कर दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से एक तो ये बाहर से जो पैसा आ रहा था वो नहीं आया। दूसरा, जो भारत के लोग हैं वो भी विदेशों के अंदर जो वो पैसा जमा करवाने लगते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो मौद्रिक नीति होती है, उस मौद्रिक नीति के द्वारा भी जो है एक देश के अंदर जो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित किया जा सकता है। तो एक देश के अंदर जो वो मौद्रिक नीति का निर्धारण करते समय भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का ध्यान रखा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो मौद्रिक नीति निर्धारण में सहायक होता है। इसी प्रकार से जो फिस्कल पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति का निर्धारण भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से किया जाता है। तो बहुत हद तक जो राजकोषीय नीति होती है उसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर के अंदर एक फैक्टर जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो एक देश के अंदर जो आर्थिक नीति होती है उस नीति के निर्धारण में भी मदद करता है। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं 1991 की, तो उस अवस्था के अंदर भारत के अंदर जो था बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी प्रतिकूल था। अब बैलेंस ऑफ प्रतिकूल पेमेंट प्रतिकूल होने का मतलब कि भारत के पास में जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो केवल कुछ ही दिनों का बचा था कि भी हम कुछ ही दिनों के लिए आयात कर सकते हैं। तो उस अवस्था के अंदर भारत ने जो है अपनी पूरी की पूरी जो नेशनल पॉलिसी थी उस पॉलिसी के अंदर चेंज किया, और उस दौरान भारत ने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी उस दौरान भारत ने जो निजीकरण, भारत ने जो है वो उदारीकरण, और भारत ने जो है वैश्वीकरण की नीति अपनाई। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट ने भारत को मजबूर कर दिया कि भारत जो है उदारवादी, वैश्वीकरण वाली नीति और जो निजीकरण वाली नीति है वो अपनाए। तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो एक देश के लिए आर्थिक नीति निर्धारण में भी सहायक होता है। एक देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्र के जो नीति निर्माता होते हैं वो जो है एक देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीति का निर्धारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए सहायक। बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं होती है, जैसे आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है या डब्ल्यूटीओ है, ये जो होते हैं एक देश के विदेशी व्यापार के ऊपर नजर रखते हैं। अब डब्ल्यूटीओ कहता है कि भी एक देश को जो है विदेशी व्यापार को स्वतंत्र करना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर डब्ल्यूटीओ ये देखता है कि एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफी प्रतिकूल है,
और उस दौरान अगर डब्ल्यूटीओ को ये लगता है कि हाँ, अगर उस देश के अंदर थोड़ा बहुत जो प्रतिबंध लगाया जाता है आयात के ऊपर, तो उस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सुधर सकता है। तो इस दौरान जो है डब्ल्यूटीओ जो है कुछ अपनी अलग पॉलिसी उसके लिए या कुछ रिलैक्सेशन उसको दे सकता है। इसी प्रकार से आईएमएफ जो होता है वो बहुत सारे देशों को जो मदद देता है इसलिए ताकि उनका जो भुगतान शेष संतुलन में हो जाए। तो ये देखता है पहले कि भी किन-किन देशों का जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल है, और जिन-जिन देशों का जो भुगतान शेष प्रतिकूल होता है, वो उनको आर्थिक सहायता देता है, उनको लोन देता है और उनकी जो है उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए नीति निर्धारण में भी मदद करता है। इसी प्रकार से जो वर्ल्ड बैंक है, वो भी जो है एक देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जो है जानकारी देता है। तो वो जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का ध्यान को स्टडी करता है, उसके बाद में बताता है कि भी एक देश की आर्थिक स्थिति क्या है, एक देश आर्थिक रूप से मजबूत है या उस देश के अंदर जो निवेश करना सही नहीं है। तो बहुत सारे जो आंकड़े जारी किए जाते हैं इन संस्थाओं के द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा जो नीति बनाई जाती है, इन संस्थाओं के द्वारा जो आर्थिक मदद दी जाती है, इन संस्थाओं के द्वारा जो लोन दिया जाता है, वो इन देशों के भुगतान शेष को ध्यान में रख करके दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं के लिए जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है टैरिफ और कोटा नीति के निर्धारण में सहायक। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है कि जो कर लगाए जाते हैं, जिसको आप तटकर बोलते हैं, कि एक देश की अंदर जो आयात किया जाता है, उस आयात के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको आप जो है टैरिफ बोलते हैं। अब एक देश के अंदर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, तो उस दौरान एक देश को जो है इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एक देश के अंदर इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो उस देश के अंदर आयात महंगा होगा, जिसका जो है उस देश के अंदर आयातकर्ताओं को नुकसान होगा। लेकिन अगर एक देश के अंदर रिसीट कम है और पेमेंट ज़्यादा है, तो उस दौरान जो है एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए एक देश जो है टैरिफ की नीति अपना सकता है, यानी आयात के ऊपर कर लगा देगा। तो उससे आयात महंगा होगा, आयात महंगा होने की वजह से जो वहाँ पर इम्पोर्ट में कमी आएगी, और जब इम्पोर्ट में कमी आएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा। इसी प्रकार से कोटा की नीति के अंतर्गत ये होता है कि एक देश जो होता है वो आयात की मात्रा निश्चित कर देता है। तो किस अवस्था के अंदर एक देश को जो है किस देश के साथ में जो है कोटा फिक्स करना है, किस देश के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज़्यादा प्रतिकूल है, उस देश से आयात को कितना प्रतिबंधित करना है, ये एक देश के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। तो इस प्रकार से जो टैरिफ और जो कोटा की पॉलिसी अपनाई जाती है, उस नीति को जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रख करके अपनाया जाता है। अवमूल्यन की नीति निर्धारण में सहायक। अब देखिए अवमूल्यन क्या होता है कि जब एक देश अपनी करेंसी का मूल्य जानबूझ करके अपनी इच्छा से कम कर देता है, गिरा देता है। जैसे पहले जो है $1 जो था वो 70 का था, अब जो $1 है वो 85 का हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, भारत की करेंसी का मूल्य गिर गया है। और सरकार जब ये जानबूझ करके करती है तो उसको हम जो है अवमूल्यन कहते हैं, और जब ये बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो उसको जब मूल्य ह्रास कहा जाता है। तो दोनों के अंदर जो रिजल्ट सेम होता है कि अवमूल्यन में भी एक देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है और मूल्य ह्रास में भी एक देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है। तो अवमूल्यन की नीति कब अपनाई जानी चाहिए? अवमूल्यन के कारण पहले तो ये देखिए कि जब अवमूल्यन होता है तो उसके कारण जो है इंपोर्ट के प्राइसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो एक्सपोर्ट होते हैं उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो अवमूल्यन के कारण एक्सपोर्ट बढ़ेगा और अवमूल्यन के कारण इंपोर्ट में कमी आएगी। तो इसका मतलब है कि एक देश के अंदर जो पेमेंट के अंदर जो कमी आती है और जो रिसीट होती है उसमें वृद्धि होती है। तो अगर एक देश के अंदर रिसीट कम है, पेमेंट ज़्यादा है, यानी भुगतान शेष प्रतिकूल है, और ये प्रतिकूल भुगतान शेष जो है वो तुरंत ठीक करना है, या एक देश ने अन्य तरीके अपना लिए, क्योंकि भुगतान शेष को ठीक करने के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, अन्य तरीके अपना लिए, उसकी वजह से भी जो है एक देश का भुगतान शेष ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस अवस्था के अंदर एक देश को जो अवमूल्यन करना चाहिए। जब एक देश अवमूल्यन करता है तो उसकी वजह से रिसीट जो होती है वो बढ़ती है और पेमेंट जो होती है वो कम होती है, और उसके कारण एक देश के अंदर भुगतान शेष में सुधार होता है। तो अवमूल्यन की पॉलिसी अपनाते समय भी एक देश ये देखता है कि एक देश के अंदर जो भुगतान शेष की स्थिति क्या है। अमूमन जब भुगतान शेष फेवरेबल होता है तो कोई भी देश जो है अवमूल्यन नहीं करता। अब हम ये देखते हैं कि अब तक हमने जो है क्या कुछ सीखा है, कितना कुछ समझ में आया है, तो उसी से पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक जो है कितना क्लियर हुआ है। तो इन क्वेश्चन को आप देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है इसका मतलब आपको ये टॉपिक भी क्लियर है।
तो पहले भुगतान शेष क्या होता है, प्रतिकूल भुगतान शेष क्या होता है और भुगतान शेष एक देश के लिए जो है क्या-क्या महत्व रखता है। यानी एक देश को भुगतान शेष के से जो क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं या एक देश का भुगतान शेष एक देश के लिए भुगतान शेष का क्या महत्व है। तो इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।